मेरी माँ एक ऑफिस में जॉब करती थी और मेरा बाप नहीं था, इसलिए इन्हें माँ और बाप दोनों बनना पड़ा था। इसलिए इनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था कि मुझे वक्त दे सके। वो मेरी जरूरियात पूरी करती थी, लेकिन वक्त नहीं देती थी, और शायद यही कमी थी। मैंने लड़कों से दोस्ती शुरू कर दी। गुनाह सवाब का तो इस वक्त मालूम नहीं था, इसलिए गुनाह की सारी हदें पार कर दी और मैं हामला हो गई। ये बात मैं अपनी माँ को किसी सूरत नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो मेरा स्कूल छुड़वा देना था। मेरी दोस्तें जिन्होंने मुझे गलत रास्ता दिखाया था, जब मैंने इन्हें ये बताया तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है, तुम अब किसी हॉस्टल में दाखिल हो जाओ, क्योंकि मेरा मैट्रिक पूरा हो चुका था और आगे मुझे किसी कॉलेज में ही दाखिल होना था। इसलिए मैंने एक दूसरे शहर के नामी ग्रामी कॉलेज में अप्लाई कर दिया और वहां मुझे दाखिला भी मिल गया। इस तरह मैं दूसरे शहर में हॉस्टल में रहना शुरू हो गई। मेरी माँ मुझे कहती कि आकर मुझे मिल जाओ, लेकिन हमेशा यही कहती कि मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल है, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती। इस तरह तकरीबन मैंने पूरा अरसा हॉस्टल में ही गुजार दिया। मेरे साथ मेरी वहाँ की एक दोस्त थी और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे को रात को ही मैंने उठवाकर कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया और कुछ अरसे में मुकम्मल ठीक हो गई तो मैं वापस घर आ गई। मुझे लगता था कि मेरी माँ को तो किसी बात का इल्म ही नहीं हुआ, और शायद ये सच भी था। और यूं एक बहुत बड़ा गुनाह खामोशी से ढक गया था। कभी कभार मुझे इस बच्चे के बारे में याद आती, लेकिन मैं खामोश हो जाती कि इस वक्त मैं खुद बच्ची थी। ममता और इस तरह की चीजों के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता था। इसका वो बेटा था, मैंने इसे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इससे दोस्ती खत्म कर दी। इसके बाद मैं इतना डर गई थी कि मैंने कभी किसी लड़के से भी दोस्ती नहीं की और सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान देती। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई और मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने के साथ ही मेरी माँ की पेंशन शुरू हो गई। मैंने इनसे भी कहा कि वो शहर छोड़कर मेरे पास आ जाएं, क्योंकि हम लोग इधर भी किराए के घर में ही रहते थे। इसलिए मेरी माँ भी मेरे पास आ गई। मैं खुद नौकरी करती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं वक्त से पहले अपने घर की हो जाऊं, लेकिन मैं तो मर्द के नाम से भी दूर भागती थी। इसकी वजह माँ ये समझती थी कि शायद सारी जिंदगी मैंने कोई मर्द अपने घर में नहीं देखा, इसलिए ऐसा है। वो मुझे बिठाकर समझाती रहती, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो इन्हें मालूम नहीं था। मैं 30 का हिंसा क्रॉस कर चुकी थी और मेरे साथ पढ़ने वाली, मुझे गलत रास्ता दिखाने वाली मेरी तमाम दोस्तें अपने घर की हो चुकी थी और एक दो बच्चों की माएँ भी बन चुकी थी। जब मैं इनके हाथ में इनके बच्चे को देखती तो मुझे रह रहकर अपना बेटा याद आता था, लेकिन शायद वो लोग तो इस वाकये को भूल ही गई थी, क्योंकि किसी ने भूले से भी कभी जिक्र नहीं किया था इस बच्चे का। या शायद मेरी तरह इनके दिल में भी ये यकीन था कि कूड़े के ढेर पर पड़े हुए इस बच्चे को जानवर खा गए होंगे और इसका नामो निशान भी नहीं होगा। माँ अब बीमार रहने लगी थी और वो हर सूरत वक्त पर मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि वो किसी भी वक्त मर सकती हैं, क्योंकि इनको मर्ज ही ऐसा था। इनको कैंसर था और वो भी आखिरी स्टेज पर। और ये बात तो मैं भी जानती थी कि इनके पास बहुत कम वक्त है। वो जिस लड़के को मेरे पास लेकर आती मुझसे मिलवाने के लिए, मैं यहाँ तो इससे ऐसा बिहेव करती कि वो लड़का खुद मना कर देता, और यहाँ फिर मैं इसमें कोई ना कोई ऐसी खामी निकाल लेती कि माँ खुद शादी से मना कर देती। अब इनको भी मेरे इस तरीके का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछे बगैर शादी की तैयारी शुरू कर दी और मुझे भी अपनी बीमारी से ब्लैकमेल करके निकाह पर मजबूर कर दिया। मैं भी माँ की मोहब्बत के हाथों मजबूर थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई और मैं सिर्फ इस डर में थी कि ये शादी बनने से पहले ही कहीं टूट ना जाए, क्योंकि मुझे वक्त ने सिखा दिया था कि जब बेटियां कोई गलती करके घर आती हैं तो माँ को पता चल जाता है, लेकिन वो खामोश रहती हैं। यही बेटियां जब ब्याही जाती हैं तो शादी की पहली रात ही इनके शौहर को पता चल जाता है और वो कभी भी खामोश नहीं होता, और चाहे वो गुनाह किए कितना ही साल गुजर चुके हों, पलट कर जरूर आता है और जिंदगी तबाह हो जाती है। मुझे यही डर था जिसकी वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के दिन मैंने खुद को धमाके के लिए तैयार कर लिया था कि अगर शोहर ने इस तरह का कोई सवाल किया तो मैं इसे साफ जवाब दे दूंगी। इसके बाद अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं,
क्योंकि मैं इतनी खुद मुख्तार तो थी कि सारी जिंदगी अकेली गुजार सकती थी। शादी की रात मुझे मेरा शौहर एक अपार्टमेंट में लेकर आया। मैं तो इससे मिली नहीं थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी सिवाय नाम के, और वो भी मुझे निकाह के वक्त पता चला था। इसलिए मुझे हैरत हुई कि मुझे घर लेके जाने की बजाय यहाँ क्यों लाया है, लेकिन खामोश रही क्योंकि मेरे साथ इसके कुछ दोस्तों की बीवियां थी और उन्होंने मुझे कमरे में पहुंचाया था जो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आने वाले वक्त से डर रही थी और ये सोच रही थी कि अगर मेरा डर सही निकला और इस शख्स ने मुझे छोड़ दिया तो न जाने मेरी माँ पर क्या बीतेगी। पहले तो सिर्फ एक फिक्र थी कि बेटी की शादी नहीं हो रही, अगर मैं तलाक का दाग लेकर घर चली गई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। मैंने सोच लिया था इसने मुझे तलाक दे दी तो भी मैं माँ को पता नहीं चलने दूंगी। इस इंसान को किसी तरह भी राजी कर लूंगी कि कुछ अरसा माँ के सामने इस बात का नाटक कर ले, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरी माँ की जिंदगी से जवाब दे दिया था और अब ये एक हकीकत थी कि किसी वक्त भी वो मर सकती थी। ये सारी बातें तो मैं सोच रही थी, वो क्या कहेगा ये मालूम नहीं था। इसी वक्त दरवाजा खुला और मेरा शौहर कमरे में आया। मैं आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगी। इसने मेरा घूंघट उठाया और मेरी नजर इस पर पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो और इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं इसी बिस्तर पर लेटी थी, वो मेरे पास बैठा था। कमरे में डॉक्टर भी था। मुझे होश में आते देख कर डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और चला गया। मेरा शौहर इसे छोड़ने के लिए गया तो मैंने उठकर फौरन अंदर से दरवाजे को लॉक लगा दिया। मैं दोबारा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा शौहर है, और ये हो भी कैसे सकता था मैं नहीं जानती थी। मेरी माँ ने बगैर बताए निकाह किया है, लेकिन वो तो मेरे बारे में जानता होगा। वो कैसे मुझसे निकाह के लिए हामी भर सकता है। मैं बैठकर यही सोच रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी, क्योंकि कोई भी शख्स होता इसको राजी कर लेती, लेकिन इस शख्स को तलाक ना देने के लिए राजी करना तो एक तरफ, मैं तो इससे बात भी नहीं करना चाह रही थी और मैं कर भी नहीं सकती थी। मेरे पास बोलने को कुछ था ही नहीं और मुझे यकीन था कि अब अगर इसे मेरे बारे में मालूम नहीं था तो मुझे देखने के बाद किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। इतने में दरवाजा बजने की आवाज आई। वो मुझे दरवाजा खोलने को कह रहा था। जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो इसने इजाफी चाबी से खुद ही खोल लिया और अंदर आ गया था। तो ये बचकाना हरकत दरवाजा बंद करने वाली क्यों की? क्योंकि मैं जानती थी कमरे की चाबी इसके पास होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए बस फरार जाती थी। वो मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा कि मुझे देखकर हैरान हो रही हो। मैंने कहा मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तो परेशान होना चाहिए। मेरे साथ क्या होगा? इसने कहा कि जो होगा अच्छा होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो और रेस्ट करो। ये कहकर वो कमरे से चला गया, बल्कि इस कमरे से क्या इस फ्लैट से निकल गया और मैं वहां इसके फ्लैट में अकेली रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो बंदा मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करता, क्योंकि कल हमने अम्मी की तरफ जाना है। इनको क्या जवाब दूंगी? ये मुझसे कोई बात किए बगैर निकल गया है। वो सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरी। दूसरे दिन सुबह वो वापिस आया तो इसके साथ इसके दोस्त और इनकी बीवियां भी थी और एक ब्यूटिशियन भी। वह ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मुझसे बहुत खुश है। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं इससे बात नहीं कर लेती मैं मुत्तमिन नहीं हो सकती थी। इसने कहा कि ये ब्यूटिशियन है, जल्दी से कपड़े बदल लो ताकि तुम्हें तैयार कर सके, हमारा आज वलीमा है। मेरे पास इसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैं शोर मचाती तो इसके दोस्तों को भी ये बात मालूम हो जाती और फिर एक तरफ इसकी चाल ठीक लगी कि वो बस खामोश रहना चाहता है। शायद वो भी मेरी माँ की बीमारी के बारे में जानता था और इसकी बीमारी तक ये सारा नाटक करना चाहता था। इसलिए मैंने भी खुद को मुत्तमिन जाहिर किया और तैयार होने लगी। तैयार होकर जब हम लोग हॉल में पहुंचे तो मेरी माँ भी वहां पहुंच गई थी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी और वो भी इस तरह पूरे हाल में घूम रहा था कि जैसे बहुत खुश हो। मैं इस जैसी अच्छी अदाकारी तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ताकि किसी को कोई शक न हो। वैसे भी वहां मेरी जान पहचान वालों में मेरी कुछ दोस्तें और सिर्फ मेरी माँ थी, इसलिए मुझे ज्यादा अदाकारी करने की जरूरत भी नहीं थी। वलीमा खत्म होने के बाद मुझे फिर से फिक्र शुरू हो गई।
अब मुझे दोबारा इसी घर में जाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने बताया कि आज मैं इनके साथ जा रही हूँ क्योंकि ये रस्म होती है। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन दिल ही दिल में इस रस्म बनाने वाले को दुआ दे डाली और खुशी खुशी माँ के साथ इनके घर चली गई। वहां जाकर तो मैं सो गई। माँ मुझसे सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने इनको मुत्तमिन कर दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाहती हूँ। वो रात अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सुकून से गुजरी, लेकिन वो सुकून तब खत्म हुआ जब दूसरे दिन दोपहर को मुझे वापस लेने आ गया। माँ के सामने जाने से तो इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए इसके साथ चली गई। सारा रास्ता हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हम कहीं से भी नया शादीशुदा जोड़ा नहीं लग रहे थे। जब फ्लैट में दाखिल हुए तो मैंने इसे कहा कि चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। क्या इसने सच में मुझे नहीं पहचाना है? और अगर इसने मुझे पहचान लिया है तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसने कहा कि वो हर चीज की वजह इस शर्त पर बताएगा कि मुझे इसकी सारी बातों पर यकीन भी करना होगा और इसे कबूल भी करना होगा। मेरे पास तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था कि इसकी बातों पर यकीन कर लूं। इसलिए मैंने कहा कि वो जो बोलेगा मैं इस पर यकीन करूंगी। लेकिन अब मुझे बताए कि ये सब क्या है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही लड़का था जिसने स्कूल के दौर में मेरे साथ वो सब किया था और इस वक्त वो भी मेरी ही उम्र का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और शायद मेरे बच्चे का बाप भी। मैंने सोच लिया कि मैं इसे अपने बच्चे के बारे में भी बता दूंगी, लेकिन पहले मैं इसकी तरफ की कहानी सुनना चाहती थी। इसने बताया कि वो वक्त जब इन लोगों से गलती हुई थी, इसे भी अच्छी तरह याद है, लेकिन वो भी इस वक्त नाउबाली सा लड़का हुआ करता था और इसे मालूम ही नहीं था कि वो लोग कितना बड़ा गुनाह कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जब मैं अचानक से गायब हो गई तो इसने मुझे ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मैं इसे ना मिली। तो इसे लगा कि मैं इसको भूल गई होंगी और कोई नया दोस्त बना लिया है, इसलिए वो भी अपनी जिंदगी में मगन हो गया। लेकिन वो मुझे भूल नहीं सका। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में कोई भी लड़की इसकी तरफ हाथ बढ़ाती थी तो इसे मैं याद आती, इसलिए इसने किसी से भी दोस्ती नहीं की। वो जो बचपन की दोस्ती थी वो सचमुच प्यार में बदल गई थी और वो हकीकतन मुझसे प्यार करने लगा था और वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए यूनिवर्सिटी के बाद इसने मेरी तलाश शुरू कर दी और इससे पहले कि वो अपने सारे काम छोड़कर मुझे ढूंढता, एक हादसे में इसके दोनों माँ बाप फौत हो गए और ये सब कुछ भूल गया। लेकिन इसे जल्द ही इस सदमे से निकलना पड़ा, क्योंकि बाप के बिजनेस पार्टनर ने बिजनेस में धोखा देना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे फौरन वो सब संभालना पड़ा। लेकिन इतनी जल्दी घर संभालना बहुत मुश्किल था। इस सब में इसे बहुत साल लग गए और जब वो स्टेबल हुआ तो मुझे ढूंढने का सिलसिला दोबारा शुरू किया। इसे यकीन नहीं था कि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ, लेकिन एक तकरीब में इसे हमारी मुश्तरका दोस्त मिल गई, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती हुई थी। जब मैंने इससे तुम्हारे बारे में मालूम किया तो इसने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये कि तुम अभी तक गैर शादीशुदा हो। मैं चाहता तो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा हाथ मांग सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम कभी भी मुझसे शादी पर तैयार नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने तौर से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। और जब मुझे मालूम हुआ तुम्हारी माँ शादी के लिए कोशिश कर रही है तो मैं इन तक पहुंचा और इन्हें सारी हकीकत बताई कि मैं बचपन में तुम्हारा दोस्त था और अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहकर कि मैं इसके लिए शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, जरूरी है कि मिले बगैर अचानक निकाह कर दिया जाए। मुझे तुमसे मिलने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं तैयार हो गया और यूं हमारी शादी हो गई। इस दुनिया में अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हें बाकी तो मेरे बारे में सब मालूम हो गया, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं हुआ कि हम दोनों का एक बेटा भी था। मुझे अपनी माँ से भी छुपाना पड़ा। पैदा करके मैंने कूड़े पर फेंक दिया था और इसी वजह से वो शहर छोड़कर मुस्तकिल तौर पर यहाँ शिफ्ट हो गई। वो तो ये सुनकर हैरान रह गया और कहा तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन इसको बताने का कोई फायदा नहीं होना था। वो क्या कर सकता था? ये सारी बातें मैंने इसे बताई तो वो भी खामोश हो गया, लेकिन वो चाहता था कि हम इस बच्चे को ढूंढें। मैंने कहा कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं, कम से कम 21 साल। अगर वो जिंदा होता तो कभी तो सामने आता। वो एक दिन का बच्चा था और कूड़े के ढेर पर जानवरों ने इसे खा लिया होगा। इसलिए हमें इस पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए।
इसने कहा कि नहीं, हमें कम से कम एक दफा जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन मैंने हामी भर ली कि साथ जरूर दूंगी। अगले दिन ही हम लोग इस इलाके में वापस गए जहां अपनी औलाद को फेंक आई थी। वहां मालूम करने से लोगों ने बताया कि ये एक सुनसान इलाका है। यहाँ लोग बहुत से बच्चे फेंक कर जाते हैं। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जिंदा भी होगा या नहीं, किसी ने इसको उठाया है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है। बात तो मुनासिब थी, लेकिन दिल में अब उम्मीद जागी थी कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा, इसलिए अब सुकून नहीं आ रहा था। मैंने और मेरे शोहर ने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरीके से इस बारे में मालूमात हासिल हो जाए। इतना अरसा गुजर जाने के बाद ये सोचना भी ख्वाब ही था। जब हम लोग हर तरफ से मायूस हो चुके थे, तो मैंने अपने शोहर से कहा कि हमें इसको भूल जाना चाहिए। वो किसी तरह भी इसे भूलने पर तैयार नहीं थे। इन्हीं दिनों वालदा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और सब कुछ भूल भाल कर हम इनकी खिदमत करने लगे। लेकिन शायद इनका वक्त पूरा हो गया था, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस दुनिया में तन्हा हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह हकीकत कबूल करना थी। माँ के कुल के बाद कुछ तबीयत संभली तो मुझे याद आया कि घर तो किराए का है, इसलिए मुझे यहाँ से माँ का सामान निकालना होगा। मैंने अपने शोहर से कहकर फर्नीचर वगैरह नीलाम करवा दिया और इसके पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए। माँ के कपड़े भी गरीबों में तकसीम कर दिए, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत सी चीजें रख ली थी। इनमें एक पर्स था जो बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन मुझे याद था कि जब मैं छोटी सी थी तो पर्स माँ ने इस वक्त किसी मॉल से खरीदा था और ऑफिस में किसी खास खास मौका पर वो ये लेकर जाया करती थी और अपनी सारी जरूरी चीजें इसी में रखा करती थी। इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं दिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब मेरी हालत कुछ बेहतर हो गई तो मैं वो पर्स खोल कर बैठ गई। इस पर्स में बहुत ज्यादा यादें थी, मेरी बचपन की, माँ की, जवानी की, मेरी पापा की, बहुत सी चीजें इसमें रखी हुई थी। इसमें एक लिफाफा था जो बंद था, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मुझे लगा मेरा नाम लिखा है, इसमें मेरे बचपन की यादें होगी, इसलिए मैंने खुशी खुशी वो लिफाफा खोला और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे लगा मुझसे अहमक इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ को भोली भाली और बेखबर समझती थी और मुझे लगता था कि वो मेरे राज से वाकिफ नहीं है, लेकिन वो मेरे सारे राजों से वाकिफ थी। इसमें वो रिपोर्ट थी जिसमें पहली दफा मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और लिफाफे के अंदर ही वो खत रखा था, लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया था, जिसमें मैंने खुद इस बात का एतराफ किया था कि इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, इसमें एक लड़के की बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें थी और इसके साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो मेरा बेटा है। हम जिसको इतने अरसे से ढूंढ रहे थे, इसके बारे में माँ सब कुछ जानती थी। मैंने फौरन शोहर को आवाज दी और इसे ये सारी बातें बताई। वो भी सुनकर हैरान रह गए। हमारे पास बहुत से सवाल थे कि मेरी माँ को ये सब कैसे मालूम हुआ। वो तो हमारे सवालों के जवाब देने से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन इसी लिफाफे में मौजूद एक खत में वो हमारे बहुत से सवाल क्लियर कर गई थी। और वो खत भी मेरे ही नाम लिखा था और इन्हें मालूम था कि इनकी मौत के बाद यह खत मुझे मिलेगा। इस खत में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि पहली दफा जब तुम इस लड़के से मिलकर घर आई थी, इसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि तुम कुछ गलत करके आई हो, और मैंने इस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी थी। लेकिन जब तक मैं इस लड़के के बारे में जानती, तुम तब तक माँ बनने वाली थी। मैंने कोशिश करके इस कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाया था ताकि तुम इस शहर से जा सको, और वहाँ हॉस्टल में एक लड़की सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए थी जो तुम्हारी वहां पर हर तरह की मदद करती थी। इसको मैंने वहां भेजा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये राज तुम मेरे सामने खोलो और तुम्हें मालूम हो कि मेरी माँ को सब कुछ पता है, और सारी जिंदगी तुम एक शर्मिंदगी में गुजारो या कोई गलत कदम उठा लो। तुम जिस उम्र के हिस्से में थी, इतनी बड़ी गलती के बाद इंसान या तो सुधर जाता है या फिर मुकम्मल बिगड़ जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा था कि तुम अब सुधर गई हो। इसलिए जब वो बच्चा तुम कूड़े के ढेर पर फेंक कर आई तो तुम्हारे साथ जाने वाली वो लड़की थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा उठाकर ले आई थी और इसने इस औरत के हवाले कर दिया जिसके बारे में मैंने इसको बताया था।
हमारे गांव के एक दूर पार के रिश्तेदार हैं। ये बच्चा गांव में ही रहा। मैं हर महीने का खर्चा भेजती रही, कभी कभार मिलने भी चली जाती थी। इसका नाम मैंने ही रखा है और ये बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में इसी शहर के अंदर पढ़ रहा है। वो औरत जिसने इसको पाला है वो मर चुकी है। इस बच्चे को मैंने अपने बारे में ये बताया है कि मैं इसकी माँ हूँ, और तुम्हारे बारे में ये कि तुम इसकी बड़ी बहन हो, क्योंकि मैं तुम्हारा राज तुम्हारे बेटे के सामने कभी नहीं खोलना चाहती थी कि वो तुमसे नफरत ना करे। और अब वो इतना बड़ा हो गया है कि बात को समझ सके, इसलिए मैंने इससे ये कहा कि मैंने तुम्हें इससे अलग रखा हुआ है कि तुम्हारे बाप के खानदान को अगर मालूम हो गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि लड़की से तो इनको कोई खतरा नहीं है कि कभी जायदाद में हिस्सा मांगेगी, लेकिन लड़के से यकीनन खतरा होगा। ये बात समझ गया था, और ये झूठ भी नहीं है। मुझे तो खुदा ने बेटा नहीं दिया, इसलिए वो लोग मेरे खिलाफ कोई कदम कभी उठा ही नहीं सके। लेकिन तुमने इसी झूठ को लेकर सारी जिंदगी चलना है। हो सके तो इससे अपने पास ले आना कि मेरे मरने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। लेकिन कभी भी जज्बात में आकर भी इसे सच मत बताना, क्योंकि इसके जहन में तुम्हारा एक बहुत अच्छा इमेज बनाकर रखा है। इसको टूटने मत देना। मैं तो इस हद को पढ़कर परेशान रह गई थी कि मेरी अजीम माँ मेरी इतनी बड़ी गलती को कैसे सुधारती रही, और मैं जो सारी जिंदगी इसी शर्मिंदगी में थी कि मैंने अपनी औलाद को अपने हाथों खत्म कर दिया है, वो भी खत्म हो गया। इसी वक्त मैं और मेरा शोहर इसके हॉस्टल गए और इसको अपना तारुफ करवाया। वो बहुत जोश और जज्बे से मिला। मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का, लेकिन माँ मना करती थी। मैंने इसी वक्त इसको हॉस्टल से रिजाइन करवाया और अपने साथ घर ले आई थी। मैं माँ की तरह इसका ख्याल रखती थी, और वो इसी बात पर खुश था कि वो अपनी बहन के साथ रह रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसके साथ रह रहा है इसकी बहन नहीं, इसकी माँ है। लेकिन माएँ सलामत रहे हमेशा बेटियों और बेटों के राजदार भी होती हैं।